किसी भी पॉइंट पर आप सिर्फ एक टेंजेंट बना पाए, है ना। मतलब आप क्या करें, उस पॉइंट के थोड़ा सा पीछे जाए, वहाँ पे टेंजेंट बना के देखो, थोड़ा सा आगे जाए और वहाँ पे भी टेंजेंट बना के देखो, और वो दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है, ये जो स्लोप आ रहा है ना, एंगल अल्फा दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। दोनों एंगल, दोनों या जो स्लोप है सेम है, स्लोप सेम आ गया तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, मतलब दोनों टेंजेंट ही सेम है। इसको अपन कहते हैं कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन रहा है। लेकिन अगर आपके पास कोई चोंच वाला ग्राफ है ना, शार्प कॉर्नर वाला ग्राफ है, तो उस शार्प कॉर्नर वाले ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत जाती है कि आप अगर पीछे टेंजेंट बनाते हो और आगे टेंजेंट बनाते हो तो दोनों टेंजेंट अलग अलग बन जाते हैं, तो आपके एक से ज्यादा टेंजेंट बन गए, है ना। अब एक से ज्यादा टेंजेंट बन गए तो इसको अपन यूनिक तो नहीं कहेंगे, यूनिक टेंजेंट नहीं कह सकते, ये एक से ज्यादा टेंजेंट बन गए। तो एक चीज अपने को समझ में आई है कि यूनिक टेंजेंट का मतलब होता है कि सिर्फ एक टेंजेंट बना, और यूनिक टेंजेंट आता है तभी आप कहोगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा वो? जब वहां पर एक ही टेंजेंट बन रहा हो, है ना। अब एक कंडीशन ये आ जाती है कि मान लो, ये मैंने आपको यूनिक टेंजेंट का कंसेप्ट बताया था, फिर मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, अब इन्हीं ग्राफ्स का मैं थोड़ा सा कंटिन्यूशन देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा, ये अपने पास एक ग्राफ अपन बनाते हैं, ओके। सो वी हैव दिस ग्राफ, एक मिनट रुक जाइए ना, थोड़ा शोर हो गया आसपास का। ठीक है भाई, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ गई थी, है ना। 11वीं वाले बच्चे बोलते हैं कि सर आपका बच्चा है क्या, तो आपको तो पता ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये हम लोग एक और ग्राफ देखेंगे। देखिए भाई, अपने पास अगर ऐसा कुछ ग्राफ हो, और मैं ये पॉइंट पे गड्ढा डाल देता हूँ, गड्ढा समझते हो आप, फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। अब बताइए मुझे कि इस पॉइंट पर क्या आप टेंजेंट बना पाओगे? क्या आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे भाई, जब गड्ढा है यहाँ पे तो कहां से टेंजेंट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब सर क्या हुआ कि फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो वहां पे टेंजेंट ही बन सकता है, और टेंजेंट नहीं बन सकता मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, जैसे यहां पे डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूस तो बाय डिफॉल्ट रहा ही होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस तो है ही पहले से, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होता अगर वो, तो गड्ढा रहता ना वहां पे, और गड्ढा रहता तो टेंजेंट नहीं बन पाता। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर यहाँ पे गड्ढा है तो आप टेंजेंट बना ही नहीं सकते इस पॉइंट पे, कैसे बना दोगे? वो वहां उस पॉइंट पे आपके हवा है ना। कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर आप ये तो कर सकते हो ना कि इस पॉइंट के जस्ट पीछे एक टेंजेंट बना दो और इस पॉइंट के जस्ट आगे एक टेंजेंट बना दो, ऐसे तो बन तो गया यूनिक टेंजेंट। अरे भाई उस पॉइंट पर तो कुछ नहीं हो पाया ना, उस पॉइंट पे तो गड्ढा रह गया, तो क्या का टेंजेंट? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? नॉट कंटिन्यूस, नॉट डेरिवेबल, है ना, हेंस नॉट डेरिवेबल। सब समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ओके। अच्छा, अगर अपन ये वाला ग्राफ, सेकंड वाला ग्राफ देखें, तो यहाँ पर ए पर ग्राफ कंटिन्यूस था, ए पर ग्राफ देखो तो ग्राफ क्या था, कंटिन्यूस था, बट उसके बाद भी डेरिवेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चोंच आ गई। तो यार ये सारी बातें जो है ना, इसको अपन समराइज करके लिखते हैं, ऐसे तो अपने को समझ में नहीं आएगी, इन सब बातों को अपन समराइज करके लिखते हैं। अच्छा, एक और ग्राफ मैं बनाना चाह रहा था यहाँ पे,
ठीक है, 3 ग्राफ इनफ है, चौथे ग्राफ को रहने दो। और यहाँ पे अपन ने देखा ये वाला जो ग्राफ था, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर अ फंक्शन अच्छा ध्यान से देखना, आपको ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई भी फंक्शन है अपने पास, अगर वो डिफरेंशिएबल है, मान लो आप लोग क्लास 11th में गए, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा, आप लोग कौन सी क्लास में गए, 11th में, है ना। आपसे किसी ने पूछा कि कौन सी क्लास में हो, तो आप क्या बोलोगे जवाब, 11th में। तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछेगा क्या, तो मतलब आप 10th क्लास में गए थे क्या, ऐसा सवाल, वो ऐसा कुछ अटपटा सा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप 11th में हो तो क्या आपसे वो ऐसा पूछेगा कि आपने 10th पास की, अरे भाई ये तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है ना कि अगर आप 11th में हो तो आपने 10th पास तो की ही होगी, समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह से अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब इट इंप्लाइज बाय डिफॉल्ट कि वो कंटिन्यूस तो रहा ही होगा, है ना, वो कंटिन्यूस तो रहा ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस तो वो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। अगर वरना कंटिन्यूस नहीं होता, अगर गड्ढा होता तो आप उस पर टेंजेंट नहीं बना पाते, है ना। और अगर उसमें वाकई में डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो डेफिनेटली होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब अगर कंटिन्यूस हो, आपको ये 3 ग्राफ अपने दिमाग में डालने हैं, ये वाला थर्ड ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ और सेकेंड ग्राफ, है ना। तीनों ग्राफ में क्या है देखिए, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल बट स्टिल सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल है ना चोच की वजह से, कंटिन्यूस तो है ये पहले से, दिस इज कंटिन्यूस, बट कंटिन्यूस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका इनवर्स जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कंटिन्यूस तो रहा ही होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब इट डज नॉट इंप्लाई कि वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना, does not imply कि it will be differentiable। ठीक है, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 में क्या था, चोच, चोच क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस होने के बाद भी ये डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि आप दो टेंजेंट बना पाओगे, यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाएगा, चोच में टेंजेंट नहीं बन पाता है यूनिक, है ना। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि चोच हो सकती है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस तो रहा ही होगा, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कोई टेंशन नहीं कंटिन्यूटी का। अच्छा, अब कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, नॉन डिफरेंशिएबल या नॉन डेरिवेबल, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या ये इस बात को इंप्लाई करता है कि वो डिसकंटिन्यूस रहा होगा। आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, है ना। क्या अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल मतलब क्या हो गया कि आप टेंजेंट नहीं बना पा रहे, और टेंजेंट किस किस वजह से नहीं बना पाते आप, एक वजह टेंजेंट नहीं बनाने की होती है कि गड्ढा आ गया मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया, और दूसरी वजह क्या होती है कि चोंच आ गई। चोंच आने का मतलब ये नहीं कि डिसकंटिन्यूस है, चोंच में भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट फिर भी आप टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाते हो, है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन क्या डिसकंटिन्यूटी होता है, नहीं। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस होगा, हो सकता है चोंच आई हो सकता है चोंच आई हो, चोंच आने के बाद भी कंटिन्यूस तो है ही ना। तो अगर आपको कोई बोलता है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट विल डेफिनेटली बी नॉट डिसकंटिन्यूस, तो आप बोलना फॉल्स हो गई। अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो चोंच की वजह से भी नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गड्ढा आया होगा। गड्ढा आना इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द ओनली रीजन, ठीक है। लेकिन अगर गड्ढा आ गया, बट अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, गड्ढा। अगर गड्ढा आ गया तो डेफिनेटली वो डेरिवेबल भी नहीं होगा। अरे गड्ढा आ गया तो उसमें टेंजेंट बना पाएंगे कि अपन नहीं बना पाएंगे, तो आप इसको डिसकंटिन्यूस आ गया मतलब नॉन डिफरेंशिएबल भी रहेगा। ये चार बातें आप एक बार लिख लीजिए।
ठीक है, पहले लिखो फिर अपन और अच्छे से, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ये सही बात है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि गड्ढा आ गया, गड्ढे में टेंजेंट नहीं बनता है ना। पहले आप ये चारों बातें लिखे, मैं इसको एक बार और समराइज कराऊंगा। ये बातें एकदम आपकी खोपड़ी में अच्छे से घुस जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कीर्ति, मैंने आपका कमेंट पढ़ा ना, मैं आपका डीपीपी चेक करता हूँ। ओके ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका नाम लिख दूंगा उसमें ना। अच्छा, तो आपको इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो क्लियर हो जाएंगे, कभी भी आप इसका आंसर दे सकते हो। कोई अगर बोलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन बोलता है कि डिफरेंशिएबल है, मतलब उसमें टेंजेंट बन पा रहा है, टेंजेंट बन पा रहा है तो कोई लफड़ा नहीं रहा होगा, तो मतलब वो कंटिन्यूस भी रहा होगा, है ना। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो क्या जरूरी है डिफरेंशिएबल होना? अगर कोई बोलता है आपको, मान लो आईआईटी में क्वेश्चन आ जाता है कल को कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तो आप बोलना गलत है भाई, फंक्शन कंटिन्यूस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल। ये छोटा छोटा ग्राफ आप चाहे बना सकते हो, है ना। ये तो सिंपल हो गया, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है। लेकिन कंटिन्यूस होने का मतलब जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल है, हो सकता है कि चोंच आ रही हो। अब ये चोंच आ गई, चोंच पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते यूनिक, है ना। यूनिक नहीं, दो टेंजेंट बनेंगे इसमें। तो कंटिन्यूस होने के बाद भी, कंटिन्यूस होने के बाद भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो वो डेफिनेटली गड्ढे की वजह से आया होगा, नहीं ये भी गलत है ना। गड्ढे, सिर्फ गड्ढा इज नॉट द रीजन फॉर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, चोंच भी एक रीजन है ना। तो फिर से मैं बोल सकता हूँ कि चोंच की वजह से भी अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और ये इस बात को इंप्लाई नहीं कर रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, नहीं, चोंच होने के बाद भी फंक्शन तो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस समझते हो आप? गड्ढा वड्डा नहीं है कुछ भी यहाँ पे, है ना, कुछ आपका ब्रेक नहीं हो रहा है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो इस चोंच पर बराबर है, उसके बाद भी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो अगर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस होगा, जरूरी नहीं है, तो ये बात गलत है ना। अच्छा, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन में वाकई में गड्ढा आ चुका है ना, तो आप टेंजेंट नहीं बना सकते, यूनिट टेंजेंट बना ही नहीं सकते उस पॉइंट पे, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। ये ट्रू है। ये चारों बातें आपको एकदम फिट करनी है दिमाग में, ठीक है। इनको दिन में 2 बार 3 बार, जितने बार चाहे आप बार बार सोचो, बार बार सोचो इसको, दिमाग में इसी का ख्याल रहो कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब ऐसे ऐसे करके आप सोचो कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, कंटिन्यूस होने के बाद भी चोंच आ सकती है, और चोंच आ गया तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू mod x, है ना। चेक, differentiability at x is equal to 0. Also check continuity at x is equal to 0. ओके, तो y इज इक्वल टू mod x मैं बना देता हूँ। mod x का ग्राफ जो है अपने को आता है अच्छे से, v शेप का ग्राफ होता है, अपन ने कई बार देखा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x, है ना। क्या इस ग्राफ में अगर मैं आपको पॉइंट 0 की बात करता हूँ तो ये है आपके पास x इज इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट है ये? x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आप मुझे बताएंगे क्या फंक्शन टूट रहा है? नहीं। आप ग्राफिकली देख के बता दो ना, मैथमेटिकली तो अपन सॉल्व करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ।
बताइए, जीरो पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो ये, अगर ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यूस है। हाँ बिल्कुल, तो आप लिख लीजिए कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो ना, आप अगर थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिमिट जीरो पर कितना है वैल्यू? जीरो। जीरो से जस्ट पहले भी जीरो, जीरो से जस्ट बाद भी जीरो ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पर? नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो पे चोंच आ रही है। चोंच आने पे आप सीधे आंख बंद करके, आपको चोंच दिखा, आंख बंद करके बोल दो कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसका रीजन क्या है? चोंच। अब एग्जाम में अपन चोंच तो नहीं लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आगे मान लो तो चोंच थोड़ी लिखोगे। चोंच एक्चुअल में करता क्या है ना, व्हाट डज इट डू? देखिए चोंच क्या करता है कि ये पॉइंट पर दो टैंजेंट दे देता है आपको, एक टैंजेंट ये ब्लू वाला, एक टैंजेंट ऑरेंज वाला। तो आपके हर चोंच वाले पॉइंट पर कितने टैंजेंट बनेंगे? एक से ज्यादा, है ना। यूनिक टैंजेंट, यूनिक टैंजेंट नहीं बनेगा। तो इसका रीजन क्या आएगा? नो यूनिक टैंजेंट, है ना। जीरो पर यूनिक टैंजेंट नहीं बनेगा। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो चोंच आ गई है जीरो पर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया था। मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैथमेटिकली, है ना। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। तो अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करना याद है आपको? हाँ सर बिल्कुल याद है। कैसे चेक करते हैं आप कंटिन्यूटी? कहाँ पे? जीरो पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, जीरो माइनस ऑफ फंक्शन मॉड एक्स, है ना। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या रखना है? जीरो माइनस एच। तो यहाँ पे भी अपन क्या रखेंगे? जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच तो डायरेक्टली माइनस एच हो जाएगा। माइनस एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा? देखते हैं। माइनस एच का मॉडुलस हो जाएगा प्लस एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होता है। तो आप लास्ट में क्या करो? जीरो डाल दो एच की जगह। एच की जगह जीरो डाल दोगे तो जीरो आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में निकालता हूँ अगर, ये तो सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, डेरिवेबिलिटी मैंने भी चेक नहीं की है, वो तो अपन करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ मॉड एक्स। दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां आपको जीरो प्लस एच डालना है। मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो एज इट इज खोल दो इसको। यहाँ पे अपन ने विद नेगेटिव साइन खोल दिया था, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब एच की जगह जीरो डाल दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? बराबर है। ठीक है। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। क्या ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है? देखते ना। अच्छा, एफ ऑफ जीरो निकालते। एफ ऑफ जीरो मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ जीरो। मॉड ऑफ जीरो, जीरो का मॉड कितना जाएगा? जीरो। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो अपन ने मैथमेटिकली चेक करा। अब अपन चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी। तो लिखिए डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पर डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ओह डेरिवेबिलिटी का फॉर्मूला तो सर याद ही नहीं अपने को, है ना। याद ही नहीं अपने को, तो बहुत दिन से करा नहीं ना, कल ही तो पढ़ा था अपन ने। देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे अपन, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। याद आ गया? दुनिया में फंक्शन क्या था अपना? फंक्शन था अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है आपको? जीरो प्लस एच।
माइनस ए की जगह आपको क्या रखना है 0 और h तो h ही रहेगा तो 0 प्लस एच विल बी चाहे तो आप में आपके लिए मैं खासकर आपके लिए लिख देता हूँ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच ठीक है तो क्या आ गया ऊपर h माइनस 0 h अपॉन एच दिस इज इक्वल टू 1 ठीक है राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास 1 राइट हैंड डेरिवेटिव को अपन f डैश 0 प्लस कहेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a प्लस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कहेंगे अपन f डैश a माइनस मतलब पीछे से अगर अपन टेंजेंट बनाते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h minus f of a अपॉन माइनस h दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डालना है माइनस h डालना है 0 माइनस h माइनस f of 0 अपॉन माइनस h ठीक है ऊपर देखिए किसका मॉड है माइनस h का मॉड माइनस h का मॉड क्या आ जाएगा प्लस h और नीचे क्या है माइनस h है ना ओ तो ये कट पिट के क्या आ गया आपके पास ये आ गया -1 तभी मैं बोलूं कि सर ये फंक्शन चोंच की वजह से दो स्लोप क्यों देता है देखिए टेंजेंट का स्लोप अगर आप आगे से मेजर करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब थोड़ा सा आगे जाके आप टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप 1 आएगा और थोड़ा सा पीछे जाके टेंजेंट का स्लोप बनाओगे तो -1 आएगा मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर function is not derivable at x is equal to 0 though it was continuous though it is continuous though it is continuous at x is equal to 0 है ना कंटिन्यूस था x इज इक्वल टू 0 पे उसके बावजूद भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे तो आपको समझना है इस चीज को कि कंटिन्यूटी होने के बाद भी डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि चोच आ जाती है आगे बढ़ते हैं अपन चेक differentiability of function f of x is equal to x square at x is equal to 1 ठीक है अब ये f of x क्या है x स्क्वायर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है अपने को एंड आगे लिखिए hence comment on continuity hence comment on continuity देखते हैं ट्राई करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो मैं निकाल ही सकता हूँ बड़े आराम से इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश ए प्लस का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच ठीक है तो फंक्शन क्या है अपने पास फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो दुनिया में जहाँ जहाँ अच्छा लिमिट होती है ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट होती है ना तो मैंने लिमिट लिखा नहीं है लिमिट एज टेंडिंग टू 0 यहाँ भी लिमिट एज टेंडिंग टू 0 आप लिख लीजिए तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालना है आपको 1 पर आपको चेक करना है ना तो एफ डैश ए की जगह आप क्या डाल दो 1 प्लस एच
समझो इस बात को प्लीज, है ना, क्योंकि आपको a पर डेरिवेबिलिटी निकालनी है तो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच। a पर डेरिवेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस एच डाल दो। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए 1 प्लस एच क्या आएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है अपॉन एच। ठीक है, खोल दो भाई इसको ब्रैकेट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन एच। तो ये 1 और 1 कट गया, एच कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, एच प्लस 2 डिवाइडेड बाय एच। ये कट गया और ये कट गया। अच्छा, लिमिट क्या चलती है बच्चों, लिमिट चलती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। डाल दो 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपके पास, 2 है ना। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी काश 2 आ जाए तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा फंक्शन। चेक करना पड़ेगा, उसके लिए देखते हैं। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां आपको क्या डालना है, 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बार बार लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है ना। बोर्ड एग्जाम में बस अगर आप सॉल्व करें तो जरूर लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 अपॉन स्क्वायर तो नहीं होता है ना, चलिए 1। तो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय, सॉरी h माइनस 2 आएगा माइनस h। डिस्काउंट क्या है लिमिट, h टेंडिंग टू 0। तो h की जगह 0 रखा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 2, और नीचे ऑलरेडी एक माइनस 1 बैठा हुआ है तो आंसर आ जाएगा आपका 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो झक मार के हो गया। अरे भाई जब आप 11वीं कक्षा में हो तो आप 10वीं तो पास कर ही गए ना, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप डिफरेंशिएबल हो, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो मतलब वहां पे गड्ढा नहीं, ना तो गड्ढा होगा ना तो चोंच होगी, है ना। तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूस तो डेफिनेटली होगा। और चोंच तो वैसे भी कंटिन्यूटी को डिफाइन नहीं करती है, चोंच होने के बाद भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। बट मैं कह रहा हूँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, आपको बस एक ही चीज कहना है, आपने दिल पे हाथ रखे कि वहां पे एक यूनिक टेंजेंट बन रहा है। यूनिक टेंजेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पे ना तो चोंच है ना तो वहां पे गड्ढा है। तो आप लिखिए फंक्शन is differentiable at x is equal to 1। और अगर डिफरेंशिएबल है hence it is continuous as well। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर आ गई इसका मतलब फंक्शन तो कंटिन्यूस तो रहा ही होगा। समझ रहे हैं क्या अपन, लिख डालो भाई इस चीज को, है ना, आपके सामने सॉल्यूशन है थोड़ी देर तक। तो ये लिखो पहले यहाँ तक और फिर उसके बाद लिमिट है आर, नीचे बस वही लिखा मैंने, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। ओके नाइस। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना, अगर फंक्शन पहले से ही डिसकंटिन्यूस है भाई, मतलब उसमें गड्ढा वड्ढा है या टूट टाट गया आपका फंक्शन, या तो ऐसा लिखिए डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज, डिसकंटिन्यूटी मतलब आपको क्या फील लेना है, गड्ढा है या तो फिर ग्राफ टूट गया है। अगर ग्राफ टूट गया या गड्ढा है तो वहां पे टेंजेंट तो बन ही नहीं सकता, तो डिफरेंशिएबल होगा या नॉट डिफरेंशिएबल,
डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल? डेफिनेटली नॉन डेरिवेबल या नॉट डिफरेंशिएबल, एक ही बात है ना, डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एक ही बात है, बिल्कुल फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसका अपन एक फोटो बनाते हैं। अब अपना फंक्शन अपन इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये आपका ग्राफ है ना, यहाँ पे गड्ढा है और वो गड्ढा का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, और ग्राफ को ऊपर से ऐसे बना देते हैं, ये x है, ये y है। अच्छा रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू क्या है, a। समझ में आया क्या? क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं। कहां पे कंटिन्यूटी टूट रही है? a पर। तो a पर आप टेंजेंट बना सकते हो क्या? नहीं सर, बहुत मुश्किल है टेंजेंट बनाना। देखो ना, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने टेंजेंट बनाया a पर तो एक टेंजेंट तो पीछे बन जाएगा इधर और एक टेंजेंट बन जाएगा आगे। अब कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि दोनों टेंजेंट का स्लोप बराबर है, पहली बात तो। और दूसरी बात की फंक्शन टूट गया ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैसे भी आप एक टेंजेंट तो बना ही नहीं पाएंगे ना, फंक्शन टूट गया है। ठीक है, चलिए भाई, किसी की शादी हो रही है ना, तो उसकी आवाज भी अपने को सुननी पड़ेगी। अच्छा, इसका अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव बनाता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालता हूं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ए प्लस, मतलब ए पर अपने को राइट हैंड डेरिवेटिव बनाना है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये होता है ना फॉर्मूला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगा दो भाई, है ना। अच्छा, आप बताइए मुझे कि ए से जस्ट आगे, ए से जस्ट आगे अगर मैं जाता हूं तो अपन कहां पहुंचेंगे, येलो पेन से देखेंगे। देखिए, ए से जस्ट आगे जाते हैं तो ये वाली ब्रांच, और ये वाली ब्रांच पर जो वैल्यू है, मान लो ये पॉइंट जो है वो 2 है, और ये मान लो कि ये पॉइंट 1 है। मानने में क्या जा रहा है अपना, है ना। तो आप ए से जस्ट आगे निकल जाते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, है ना। और एग्जैक्टली ए पर, एफ ऑफ ए पर आपका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। दिख रहा है आपको, ए पर वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 से जस्ट बड़ा अपन 2 प्लस एच मान लेते हैं, और 2 को अपन मान लेते हैं 2 ही रहने दो, है ना। और नीचे क्या है, एच। तो 2 और 2 कट जाएगा, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है अपने पास। ठीक है, बेसिकली ये एच जो है, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि 2 से जस्ट आगे अपन जाते हैं तो 2 से थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, और एग्जैक्टली ए पर, ए से जस्ट आगे जाएंगे तो 2 से थोड़ा बड़ा मिलेगा, और एग्जैक्टली ए पर 2 मिलेगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो ऊपर एक जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा और नीचे भी एक जीरो बनेगा, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0/0 बनेगा। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है ना, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि 1 आएगा, बट कुछ ना कुछ आएगा, फाइनाइट ही आएगा। और अगर अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस का मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। समझ में आया क्या? अच्छा, तो दुनिया में देखते हैं अपन ए माइनस एच किधर है, ए रहा तो ए माइनस एच पीछे आएगा, कौन सी ब्रांच पे आ गए अपन, ए माइनस एच पे अपन यहाँ पर पहुंच गए, और ये पॉइंट जो है ऑलमोस्ट 1 की तरफ जा रहा है ना, 1 से थोड़ा छोटा बट ठीक है। तो ये 1 आ रहा है, और एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है, यहाँ पे डार्क है ना, तो एफ ऑफ ए इज 2, तो 1 माइनस 2 अपॉन एच कितना आ जाएगा आपके पास, ये -1 अपॉन एच, मतलब इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बेसिकली। मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा कुछ ना कुछ आपका फाइनाइट, बराबर नहीं आ रहा है ना। तो डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, बट डेरिवेटिव नॉट इक्वल है तो इसका मतलब द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डिफरेंशिएबल।
देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन और कंसीडर द फंक्शन, फास्ट लिखना है इस क्वेश्चन को, है ना। कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to x minus 1 का ब्रैकेट प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब ये इसका मतलब जो होता है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ये आपको स्पेसिफाई कर दिया है, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। अब आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, तो स्टेटमेंट 1 पहले आप इसको अंग्रेजी में छाप लीजिए, फिर अपन हिंदी में लिख लेंगे, मतलब फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि f of x is discontinuous at x is equal to 2। Statement 2 says f of x is non-derivable at x is equal to 2। ठीक है, चार ऑप्शन है अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1। अगला है स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is also true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1। फिर ये वाला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ठीक है भाई, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आपकी पूरी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है ना। देखिए भाई, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में जो बोल रहा है उसको सॉल्व कर लो, चेक करो स्टेटमेंट 1 ट्रू है फॉल्स है। फिर स्टेटमेंट 2 को चेक करो कि ये ट्रू है फॉल्स है। फिर ये चेक करो कि क्या 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहा है ना। ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो आराम से लिखो आप पहले तो। अब अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है? 2 पे। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? पहले तो फंक्शन लिख देता हूँ मैं। फंक्शन है आपके पास x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2, है ना। खटाखट कंटिन्यूटी चेक करते हैं अपन। देखिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। 2 पे चेक करना है ना अपने। तो LHL निकालेंगे अपन, RHL निकालेंगे और f(2) निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो दुनिया में जहां जाए x से वहां क्या रखना है आपको, 2 माइनस h। तो यहाँ पे रखिए 2 माइनस h। देखो, पहली बात तो क्या है ना कि मैंने आपको ये सिखाया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर है, जैसे -1 एक इंटीजर है,
तो आप उसको बाहर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है GIF की। अगर आप फंक्शंस के नोट्स उठा के देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये -1 जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। कल को अगर -1 की जगह -11 होता तो अपन -11 को बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह 2 - h और -1 बाहर है, प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे 2 - h -2 का ब्रैकेट। ठीक है, चलिए भाई 2 - h कितना आएगा 1.9999 1.999999 ये नंबर का अगर अपन GIF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा 1 -1 और ये 2 और 2 कट गया, -h का मॉड कितना आएगा +h है ना। अब आपको क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 डालना है। तो 1 - 1 0 और 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 2+। मैं चेक करता हूँ ना आप लोगों के आंसर्स तो आ रहे हैं। तो 2+ दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालते हैं अपन 2+h। तो 2+h और ये -1 बाहर है, प्लस मॉड ऑफ 2+h -2। 2+h कितना हो जाएगा 2.00000001। उसका GIF 2 -1 +h तो 1 +h कितना आ गया 1। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं है, तो आप इसको बोलते सिंपली डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस एट x = 2। अच्छा अगर डिसकंटिन्यूस है तो गड्ढा आ गया होगा या फंक्शन टूट गया होगा, तो टेंजेंट बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। अरे भाई जब डिसकंटिन्यूस है तो उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं ना कहीं गड्ढा आ गया होगा या ग्राफ टूट गया होगा। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में टेंजेंट बन सकता है क्या, नहीं। टेंजेंट नहीं बन सकता तो डेरिवेबल होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x = 2 विच इज ट्रू है ना, विच इज ट्रू, तो इट इज नॉन डेरिवेबल एट x = 2 विच इज अगेन ट्रू। बट आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये डिसकंटिन्यूस है इस वजह से दिस इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई कर रहा है कि गड्ढा आ गया तो टेंजेंट नहीं बन सकता है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट यहां पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ना, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे आप देखो स्टेटमेंट 1 जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 2 का, 2 नहीं है 1 का। अगर गड्ढा आता है ना तो ही टेंजेंट नहीं बन पाता है। अगर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन तो ही नॉन डेरिवेबल है, लेकिन 2 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नॉन डेरिवेबल हो गया अगर फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब फंक्शन में नॉन डेरिवेबिलिटी मतलब टेंजेंट नहीं बन पा रहा है यूनिक, और यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाने का मतलब ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी होगा, विच इज रॉन्ग। भाई आपका यूनिक टेंजेंट नहीं बनने का रीजन गड्ढा थोड़ी होगा, हो सकता है कि चोंच रही हो, जरूरी थोड़ी है। तो अगर फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नॉन डेरिवेबिलिटी चोंच की वजह से भी आ सकती है, नॉन डेरिवेबिलिटी चोंच की वजह से भी आ सकती है, जरूरी नहीं है डिसकंटिन्यूटी की वजह से आए। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ऑल्दो बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नॉन डेरिवेबिलिटी डज नॉट मीन, देखो मैं एक ट्रिक बताऊं आपको असर्शन रीजन का। हमेशा आप क्या करोगे ना कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लिख दिया करो। ठीक है, जैसे आपने बिकॉज लिखा है ना तो समझ जाएगा ना भावनाओं को। f of x is discontinuous at x = 2 because it is non derivable। अरे भाई ये डिसकंटिन्यूस है, इसका रीजन ये थोड़ी ना है कि वो नॉन डेरिवेबल है, उसका रीजन ये नहीं है। ये डिसकंटिन्यूस है उसकी वजह से ये नॉन डेरिवेबल है, ये आप बोल सकते हो, बट नॉन डेरिवेबल होने की वजह से ये डिसकंटिन्यूस है, ये गलत है ना, ये तो साफ साफ गलत है भाई। तो स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप है ना बिकॉज लिख दिया करो। ठीक है, तो पढ़ने में आ जाता है कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2 बिकॉज fx इज नॉट डेरिवेबल ना, दिस इज रॉन्ग।
डिसकंटिन्यूस है वो क्योंकि वहां पे गड्ढा आ गया है। नॉन डेरिवेबिलिटी से डिसकंटिन्यूटी का कोई लेना देना नहीं। फंक्शन नॉन डेरिवेबल होते हुए भी, ये जो फंक्शन है ये नॉन डेरिवेबल है, बट होते हुए भी, नॉन डेरिवेबल होते हुए भी ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस ही यही था। अब आपको अगर मैं इंटरवल की बात करता हूं, इंटरवल की बात करते हैं अपन, डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। देखिए डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल क्या होता है ना कि मैं आपको अगर क्वेश्चन देता हूँ कि 2 पर डेरिवेबिलिटी चेक करो, तो आप बोलते हैं कि बड़ा आसान है, कर लेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि 5 पे चेक कर लो, आप बोलोगे कि बड़ा आसान है, फॉर्मूला लगा देंगे एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन एच, चेक कर लेंगे। और ये चीज़ एल एच डी के लिए भी चेक कर लेंगे, सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल, नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर आपको मैं पॉइंट की जगह इंटरवल देता हूँ कि आप चेक करके बताओ कि 1,2 इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंटरवल में कितने सारे पॉइंट होते हैं यार। आपको अगर मैंने 1 से 10 दे दिया तो 1 से 10 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सब में चेक करेंगे क्या अपन डेरिवेबिलिटी? तो सेम आंसर है जो कंटिन्यूटी में था कि आपको उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना जहां पर आपको शक हो। देखिए f of x is said to be derivable, f of x is said to be derivable over an open interval a comma b। अगर वो इस इंटरवल में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ही वो इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है ए और बी? नहीं। तो क्या आपने को ए और बी का टेंशन लेना है? नहीं लेना है। ए के जस्ट बाद और बी के जस्ट पहले, यहां तक का टेंशन लेना है अपने को। तो उसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इट इज सेड टू बी डिफरेंशियल ओवर एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल if it is differentiable at each and every point of the interval। ठीक है, तो ये था ओपन इंटरवल। अभी क्लोज्ड इंटरवल आ गया अगर, तो उसमें अपन चर्चा करते हैं। f of x is said to be derivable over a closed interval। क्लोज इंटरवल में कुछ नहीं होगा, एकदम वैसे ही है ना। क्लोज इंटरवल क्या है, a कॉमा p। इफ क्लोज इंटरवल में अब ये a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है, तो b और a दोनों पे अपने को टेंशन लेना है, दोनों पे डेरिवेबिलिटी चेक करना है। तो a पर आपको देखना है डेरिवेबिलिटी। इफ for the point A and B f dash A plus and f dash B minus exist। लिख लो, पहले मैं समझा देता हूँ। पहले चलो समझा ही देता हूँ। देखो A पर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपका इंटरवल देखो इधर प्लीज एक बार देख लो। ये है आपका A और ये आपका B, तो A इंक्लूडेड है और B इंक्लूडेड है। A के पहले के कोई भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है और B के बाद के कोई भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है, है ना। तो
आपको डेरिवेबिलिटी चेक करना है, मतलब ए पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव जो भी आएगा, है ना, ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव जो भी आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब ए के पीछे के नंबर तो इंक्लूडेड नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का टेंशन मतलब है, पीछे जब हवा है तो आप एक तरफ के डेरिवेटिव से काम चला लो, तो मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस का वो एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। उसी तरह से बी पर भी, बी पे राइट हैंड साइड पे कोई नंबर नहीं है तो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से बस काम चलाना है आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर होता तो अपन उसको एल एच डी आर एच डी को बराबर जरूर करते, बट है नहीं तो क्या रोने लग जाए, नहीं, आप सिर्फ एक तरफा डेरिवेटिव से काम चला लो। तो अगर एक तरफा डेरिवेटिव फाइनाइट आता, मतलब जैसे कि 3 आ गया मान लो, है ना, तो फाइनाइट है, 5 आ गया तो फाइनाइट है, लेकिन अगर इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया तो इनफाइनाइट है, फिर आप बोल दोगे कि नहीं 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 अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल आपको दे दिया अगर तो आपको उस पूरे इंटरवल में सोचना है। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपके सामने लिखा हुआ है, वहां पर मैंने हेडिंग नहीं डाली थी ओपन इंटरवल की, आप डाल दो ना। कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। चेक द डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स का मॉडुलस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या चेक करना है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी। कहाँ पे चेक करना है आपको, x इज इक्वल टू 1 पे। ओ अच्छा, 1 पे चेक करना है, किसका फंक्शन क्या है, एल एन एक्स का मॉड है, तो इसको ग्राफिकली निपटा दो ना सर। आपने ग्राफ तो सिखाया हमको फंक्शन में ना, तो भाई जिसने, अगर जिसको ग्राफ याद होगा उसको फायदा होना चाहिए ना ग्राफ का। तो एक काम करते हैं, एल एन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। मैं आपको सिखा चुका हूं कि कोई भी फंक्शन में, मान लो ये आपका फंक्शन है साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मान लो क्या है ये। अब साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं आपको बोलता हूं कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, तो क्या करना है आपको, मॉड साइन एक्स के ग्राफ में क्या करते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसका फोटो आप ऊपर मिरर इमेज ले लेते थे, है ना, तो जो भी नीचे वाला, मान लो ये भी नीचे वाला हिस्सा है, तो इसको आप यहाँ से हटा के ऊपर ले लोगे, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, और ये वाला पार्ट भी हट जाएगा, तो बेसिकली द ग्राफ विल लुक लाइक ऐसा। तो नीचे वाला जितना भी हिस्सा रहता है उसका आप क्या करते हो, मिरर इमेज ले लेते हो अबाउट एक्स एक्सिस। जब आपके पास पूरे फंक्शन के बाहर मॉड लगा हो तब, क्यों, क्योंकि पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया मतलब वो फंक्शन अब नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो वो जहां भी नेगेटिव हो रहा था, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे तो पहले से ही पॉजिटिव था, इधर इधर पहले से ही पॉजिटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो इसको आप ऊपर ले लो मिरर इमेज लेके, तो आपका ग्राफ बन जाता है मॉड का। उसी तरह से एल एन एक्स का ग्राफ अपन बनाते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपको एल एन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। मान लो आपको एल एन एक्स का ग्राफ ही नहीं आता है, तो फिर आपको क्या आएगा, है ना, कुछ भी नहीं आएगा। तो देख लीजिए एल एन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। मॉड एल एन एक्स का ग्राफ देखिए बनाते हैं अपन, यहीं पे बनाते हैं। क्या करना है आपको मॉड एल एन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, जो भी हिस्सा नीचे है, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो पॉजिटिव है, मॉड में क्या बोलता है, मॉड क्या बोलता है, जो पॉजिटिव है वो एज इट इज आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला इलाका तो एज इट इज आ जाएगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। एक मिनट,
और जो नेगेटिव है उसको ग्राफ क्या कर देता है, जबरदस्ती पॉजिटिव बना देता है। कैसे, आपके पास अगर -2 है तो उसको क्या करता है, माइनस माइनस टू प्लस बना देता है। तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसको जबरदस्ती ऊपर ले लेगा ग्राफ। तो ये इसका मिरर इमेज बना दो, ये बन गया मिरर इमेज। अब अपने को समझ में आया कि साला जब अपन मॉडुलस लेते किसी भी फंक्शन का तो चोंच आ जाता है। किस पॉइंट पे चोंच आ गया, अच्छा ये पॉइंट क्या था जहाँ पे लॉग 0 होता है। लॉग किसका 0 होता है, 1 का, लॉग 1 0 होता है ना। तो ये पॉइंट है आपके पास ln x, x एंड y। तो आप मुझे ये बताइए कि ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x का ग्राफ है। सही बात है क्या, चलिए बहुत बढ़िया ना। अब आप मुझे बताइए कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एक बार में आपने बता दिया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि चोंच है 1 पे, चोंच है 1 पे, तो 1 पे 2 टेंजेंट आएंगे, है ना। मैं आपको फील दिला देता हूँ। 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो टेंजेंट आएगा वो ऐसा दिखेगा पीछे की तरफ, और जो 1 के राइट हैंड साइड पे टेंजेंट आएगा वो ये राइट हैंड साइड पे टेंजेंट ऐसा आएगा। ये तो फील फैक्टर के लिए ना, 2 टेंजेंट आएंगे, यूनिक टेंजेंट नहीं आ पाएगा। बाकी आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1, not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, रीजन क्या है इसका, शार्प कॉर्नर। ठीक है, इसको आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में मत लिखना शार्प कॉर्नर को, आप शार्प कॉर्नर बोर्ड एग्जाम में लिखिए कि नो यूनिक टेंजेंट कैन बी फॉर्म। खैर बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफिकली करने का फ्रीडम भी नहीं मिलेगा, ये तो मैं जेई के लिए बता रहा हूँ, ग्राफिकली आप निपटा दो। ठीक है, अच्छा मैथमेटिकली अगर करना है आपको, मैथमेटिकली देखिए कैसे करेंगे। जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा एफ डैश 1 प्लस 1 पर जो आर एच डी आएगा क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच। ठीक है, फंक्शन क्या है, मॉड एल एन एक्स। तो एल एन एक्स का मॉड, और आपको क्या रखना है 1 प्लस एच, एल एन ऑफ 1 प्लस एच इसका मॉड माइनस, सॉरी यहाँ पे बनाया गया ना एल एन 1 उसका भी मॉड है, क्योंकि फंक्शन में ही मॉड है ना, फंक्शन ही क्या है आपका एल एन एक्स का मॉड। ये कैसा मॉड है यार, ठीक है, अपॉन एच। अच्छा ये बताइए मुझे, ये तो जीरो हो गया ना, एल एन 1 तो जीरो होता है साफ साफ, उसकी कोई टेंशन ही नहीं। और ये एल एन ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मतलब 1 से आगे या 1 से पीछे, 1 से आगे। 1 से आगे आपका एल एन जो आंसर है वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव 1 से आगे, पॉजिटिव भाई ग्राफ ऊपर है ना, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव तो ग्राफ खुलेगा एज इट इज। तो एल एन ऑफ 1 प्लस एच एज इट इज ग्राफ खुल गया ना, और नीचे क्या है एच, और लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओहो हो, ये तो सर स्टैंडर्ड लिमिट होती है, एल एन 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा 1 होता है ना। नहीं याद है तो भाई देख लो, आपके दीवार के सामने चिपका होगा, और दीवार के सामने नहीं चिपका होगा तो भाड़ में जाओ। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच भी निकाल लेते अपन, है ना। तो देखिए दुनिया में जहां जहां आपके पास एल एन एक्स है वहां वहां 1 माइनस एच रखना है, माइनस एल एन 1 का मॉड डिवाइडेड बाय एच, यहाँ मॉड आ जाएगा। 1 माइनस एच मतलब क्या होता है, 1 से पहले। आप देखिए 1 से पहले अगर आप जाओगे तो ग्राफ आपको नीचे वाला मिलेगा, नीचे वाला ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन। तो ये वाला मॉड खोल दो आप विद नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ एल एन 1 माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, कहाँ चला गया यार, सॉरी।
ठीक है, 1 माइनस एच लिखा हुआ है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा होता है ना, ये 1 माइनस एच को ऐसा लिख देता हूँ 1 प्लस माइनस एच, ठीक है। और ये वाला जो माइनस है बाहर, इसको मैं नीचे पहुंचा देता हूँ, है ना। और लिमिट क्या चल रहा है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा 1 प्लस माइनस एच अपॉन माइनस एच क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। प्लस माइनस एच अपॉन, अच्छा आई एम वेरी सॉरी, होगा क्या, 1 आ रहा है नहीं, गड़बड़ हो गया एक, देखिए ln ऑफ क्या लिखा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा अपॉन, अच्छा ये फॉर्मूले में माइनस एच होता है ना, वही मैं सोचूं, फॉर्मूले में माइनस एच होगा। तो ये क्या लिखा है ln 1 प्लस, सब कुछ वही कर दो ना, 1 माइनस एच को लिख दो 1 प्लस माइनस एच, तो ln 1 प्लस माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो बाहर माइनस है -1। अब देखिए LHD कितना आया -1, RHD कितना आया 1, ठीक है। तो LHD इज इक्वल टू 1 -1 सॉरी, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 1, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 1। अच्छा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस भी होगा क्या, अगर ये नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्या आप बोल सकते हो कि नॉट कंटिन्यूअस होगा, नहीं। अरे भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्यों नहीं आ रही है उसकी, क्योंकि चोंच है। रीजन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, चोंच, है ना, ये तो अपने को पता है, चोंच की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल है ना। गड्ढे की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल होता तो अपन बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी फंक्शन का नॉट डिफरेंशिएबल होना ये नहीं बताता है कि वो डिसकंटिन्यूअस भी होगा, हो सकता है चोंच आई हो। निखिल कह रहा है सर इन नेगेटिव, ln नेगेटिव के साथ खुलेगा, हाँ ln तो नेगेटिव के साथ खुला था, वो फॉर्मूले में माइनस एच रह गया था, ठीक है। चलिए भाई, तो मॉड्यूल निकालिए आप कंटिन्यूटी का, है ना, उसमें अपन कम से कम 4-5 डाउट्स अभी डिस्कस करते हैं। आज का थ्योरी जो है वो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल से अपन फ्रेश क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आपकी स्क्रीन के सामने पहले से क्वेश्चन लिख के रखूंगा मैं, आपको बस सॉल्व करना रहेगा धड़ाधड़, विदाउट स्टॉपिंग क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, है ना। वो टाइम टेकिंग है, मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन अपन ब्रेक में करें, कल एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर मैं अभी यहीं पे रोक तो नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक रहा हूँ ना।